फैमिली के गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेके व्हाट्सएप के फर्जी मैसेजेस तक आज के दिनों में व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर ऐप बन चुकी है। इनके 2 बिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। मतलब दुनिया भर में रहने वाले 25% लोग इस एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने सोचकर देखा है कि ये ऐप कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है, कोई एड्स भी नहीं है इस ऐप पर। तो ये जो व्हाट्सएप कंपनी है ये पैसा कमाती कहाँ से है? आज की केस स्टडी में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। व्हाट्सएप को शुरू किया गया था साल 2009 में 2 लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। इन दोनों ने इससे पहले साथ में मिलकर याहू कंपनी में काम किया था। याहू कंपनी में काम किया था 9 साल तक, और जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा तब ये अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। तब इन्होंने फेसबुक पे अप्लाई किया तो रिजेक्शन मिल गया, ट्विटर पे अप्लाई किया, वहाँ से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट 2009 का बहुत फेमस ट्वीट भी है ब्रायन एक्टन का, जब इन्होंने लिखा था कि मैंने जब ट्विटर पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई नहीं, बड़ा लंबा रास्ता है वहाँ तक जाने का। फेसबुक से रिजेक्ट होने के बाद भी इन्होंने ट्वीट किया था। बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि इसके सिर्फ 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था $19 बिलियन में। बट द इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, इनको ये आइडिया कहाँ से आया व्हाट्सएप बनाने का। जैन कॉम जो थे वो जिम बहुत जाते थे, और जब ये जिम जाते थे तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि एज उनके फ्रेंड्स उन्हें कॉल करते थे बट ही वॉज नॉट एबल टू आंसर दैम, और कॉल मिस करते रहते थे। फिर इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जो कि स्टेटस बता सके कि अभी मैं जिम में हूँ, तो मेरे दोस्त उस स्टेटस को देखकर समझ पाए कि अभी मैं जिम में हूँ तो मुझे कॉल ना करें। तो इस बेसिक आइडिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐप बनाई कॉल्ड व्हाट्सएप। खास बात यह है कि इस ऐप में कोई मैसेजिंग नहीं थी, यानी कि आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते जैसे कि आज के दिन आप भेज सकते हो बाय व्हाट्सएप। ये ऐप सिर्फ व्हाट्सएप थी। व्हाट्सएप शब्द आता है व्हाट्सअप से। लाइक आप किसी से पूछते हो ना व्हाट्सअप, लाइक क्या हाल है आपका, तो आप बस अपना हाल बता सकते थे इस ऐप पर। यानी कि इस ऐप पर आप अपना स्टेटस दिखा सकते थे। आप ये लिख सकते थे कि अभी मैं जिम में हूँ, तो ये ऐप अपने बाकी दोस्तों की ऐप पर नोटिफाई कर देती थी दैट यू आर इन जिम, और जब आप स्टेटस बदलते थे तब आपके दोस्तों को ये नोटिफिकेशन भेज देती थी दैट यू हैव चेंज्ड योर स्टेटस। सिर्फ इसी चीज़ के लिए ये ऐप बनाई गई थी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ करा कि कुछ लोग जो इस ऐप का यूज़ कर रहे थे वो इस स्टेटस चीज़ का इस्तेमाल करने लगे एज मैसेजेस की तरह। मतलब आपने अपना स्टेटस बदला कि मैं ये कर रहा हूँ, और सामने आपके दोस्त ने आपका स्टेटस देख के कहा कि अच्छा अब मैं ये कर रहा हूँ, तो आपने उसके रिस्पॉन्स में अपना स्टेटस फिर से बदला और कहा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और इसी तरह लोग इसे एज मैसेजेस की तरह इस्तेमाल करने लगे। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे एक मैसेजिंग सर्विस की तरह बना दें, और ये आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि उस टाइम में 2009 के टाइम में सिर्फ एक और ऐसी ऐप होती थी जिसमें आप फ्री में मैसेजिंग कर सके, और वो ऐप थी ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर BBM, जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ब्लैकबेरी फ़ोन होना बहुत ज़रूरी होता था। तो सिर्फ ब्लैकबेरी यूज़ करने वाले ही उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते थे। और यहाँ पर एक गैप फिलिंग करी व्हाट्सएप ने। जो बाकी फ़ोन्स को यूज़ करने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि हमें भी ज़रूरत है एक ऐसी फ्री मैसेजिंग ऐप की, और व्हाट्सएप ने उनका काम आसान कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए। व्हाट्सएप को अब इन्वेस्टर्स के द्वारा फंडिंग आने लगी थी। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप में ही बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी, और वो भी बिना कोई मार्केटिंग किए और बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के, क्योंकि लोगों को पसंद आता और वही अपने दोस्तों को और फैमिली वालों को रिकमेंड करते थे। और इस वजह से ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि बात क्या है कि आपको याद होगा 2009 के टाइम पे बहुत पैसे चार्ज किए जाते थे इन टेलीफोन कंपनीज़ के द्वारा एक SMS भेजने के लिए।
कॉलिंग के मिनट्स पर पैसे चार्ज किए जाते थे। बड़ा महंगा पड़ता था, पर यहाँ पर अब एक क्लियर एंड कट ऑप्शन था, व्हाट्सएप। इसलिए लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे। अगले 2 साल के अंदर ये ऐप टॉप 10 के अंदर लिस्ट करने लगी ऐप स्टोर में। अब ये चीज़ हर देश के लिए एकदम सही थी, एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका में क्या था कि 2009 में ज़्यादातर इनकी जो टेलीफोन कंपनीज थी एसएमएस के फ्लैट रेट और फ्री कॉलिंग के मिनट्स देने लग रही थी। तो अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए ये कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं था कि वो व्हाट्सएप को यूज़ करें। वो लोग अपने एसएमएस को ही यूज़ करते रहे और आज के दिन तक अमेरिका, यूएसए वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है व्हाट्सएप के लिए। सोच सकते हो ये व्हाट्सएप को अपनी मार्केटिंग यूरोपियन, अफ्रीकन और एशिया के कंट्रीज से मिली। अच्छा, अगर अब पैसों की बात करें तो शुरुआत के दिनों में ज़्यादा खर्चा नहीं होता था व्हाट्सएप को चलाने के लिए। इनकी एक छोटी सी टीम थी और बहुत ही एक सिंपल सी ऐप बनाई थी। इस पे ना तो कोई मार्केटिंग में खर्चा कर रहे थे, ना कोई ऐड बनाने में खर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ा जो खर्चा उठाना पड़ रहा था व्हाट्सएप को चलाने के लिए वो था एसएमएस का। जो वेरिफिकेशन टेक्स्ट भेजती है व्हाट्सएप जब भी कोई नया यूज़र ज्वाइन करता है तब, तो उसके वेरिफिकेशन टेक्स्ट को भेजने के लिए एक एसएमएस पर यूज़र उन्हें भेजना पड़ता था। वो उनके लिए एक सबसे बड़ा खर्चा था उन दिनों में। अब इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? कुछ तो इन्वेस्टमेंट्स आई थी इनके पास। इनको सक्सेसफुल होते देख और बहुत सारी कंपनीज इनमें इन्वेस्ट करना चाहती थी, पैसे देती थी शेयर खरीदने के बदले, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी तेज़ी से आ नहीं रही थी। तो इन्होंने अपना एक नया बिजनेस मॉडल सोचा। व्हाट्सएप ने $0.99 यानी कि $1 पर ईयर अपने यूज़र्स से चार्ज करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए। सही सुना आपने, व्हाट्सएप अब फ्री ऐप नहीं रही, बल्कि $1 पर ईयर इन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी ऐप का यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा था और इतने अच्छे तरीके से ये ऐप काम करती थी और ऊपर से रोज़ रोज़ नए फीचर्स ऐड किए जा रहे थे, जो कि अब आप फ़ोटोज़ भेज सकते थे व्हाट्सएप से। तो इस वजह से इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रही। 2011 आते आते ऐप स्टोर में इनकी ऐप टॉप पे आ चुकी थी। ब्रायन एक्टन जो थे वो एक चीज़ में बहुत क्लियर थे। इन्होंने अपने टेबल के ऊपर एक नोट चिपका रखा था, वो था नो एड्स, नो गेम्स। ये व्हाट्सएप पर कोई भी ऐड नहीं रखना चाहते थे और ना ही कोई फालतू के फीचर्स ऐड करना चाहते थे जिसका कोई पर्पज़ नहीं था। बस ये अपने ऐप को सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते थे कि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग के लिए ऐप बनाई गई है और इस एक काम के लिए ये ऐप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई और ऐप इसे कम्पीट ना कर पाए, कि लोग इसे इस्तेमाल करें। इनका ये $1 वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ही व्हाट्सएप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी। जितना भी पैसा ये कमाते उसे अपनी छोटी सी टीम पर खर्च कर देते थे ताकि व्हाट्सएप पे नए नए फीचर्स ऐड कर सके। कोई सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम निकल के आ रही थी तो उन्हें ठीक किया जा सके और एक रिलायबल मैसेजिंग ऐप बनाई जा सके। इनका कहना था कि आवर प्रोडक्ट इज़ आवर पैशन, योर डेटा इज़ंट इवन इन द पिक्चर। हमें आपका डेटा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की। यहाँ से ये पूरा मॉडल तहस नहस होना शुरू हो गया। वैसे तो 2012 से ही मार्क ज़ुकरबर्ग कोशिश कर रहे थे व्हाट्सएप को खरीदने की। फरवरी 2014 में जाकर ये डील फाइनल हुई और $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है फेसबुक के द्वारा। जितने भी एम्प्लॉयज़ व्हाट्सएप के अंदर काम कर रहे थे वो सब अब फेसबुक के एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप फाउंडर की मीटिंग गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ भी हुई थी, लेकिन गूगल के साथ इनकी डील फाइनलाइज्ड नहीं हो पाई थी। वैसे अगर आप व्हाट्सएप की कहानी से इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं तो फेसबुक इतना डेस्परेट था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए क्योंकि फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप मैसेजिंग ही था और 2014 आते आते ही बहुत सारी एप्लीकेशंस बाहर आ चुकी थी मैसेजिंग ऐप के लिए और व्हाट्सएप और फेसबुक को कंपटीशन देने के लिए, जैसे कि वीचैट, किक, लाइन और वाइबर। फेसबुक ने देखा कि अगर यहाँ पर व्हाट्सएप को ख़रीद लिया जाए तो अपने आप ही हमारा मैसेंजर और व्हाट्सएप दोनों मिल जाएंगे तो हमारी कंपटीशन में कोई नहीं बचेगा
और इसके अलावा व्हाट्सएप के पास इतने सारे यूज़र्स का डेटा है, सो हम इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि फेसबुक डेटा बेचकर ही तो अपनी कंपनी चलाता है। इस डील के बाद एक्टन और कॉम दोनों व्हाट्सएप के फाउंडर रातों रात बिलियनर्स बन चुके थे। अगर आप सोच रहे हो कि इनका क्या रीज़न था व्हाट्सएप को बेचने के लिए, मार्क जुकरबर्ग ने उनसे बोला था कि हम व्हाट्सएप को खरीद ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंटली ही रन करेंगे। हम आपके कोई भी काम में कभी भी इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। सो यही रीज़न था कि उन लोगों ने व्हाट्सएप को बेचने में एग्री कर दिया था। तो सुनने में तो ये वैसे बहुत अच्छी डील लगती है कि हमें यहाँ पे पैसे भी मिल गए और अपनी वैल्यूज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। लेकिन इस कहानी में एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में आने वाले सालों में कॉन्स्टेंटली टकराव देखने को मिलता है। व्हाट्सएप की जो टीम थी, व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स थे और फेसबुक जिस तरह से उन्हें प्रेशराइज्ड कर रहा था। जनवरी 2016 में एक न्यूज़ आती है कि व्हाट्सएप ने अपनी $1 की फ़ीस हटा दी है और व्हाट्सएप दोबारा से एक फ्री एप्लीकेशन बन गया है। इसके पीछे रीज़न बताया जाता है कि कई ऐसी कंट्रीज़ थी जैसे कि इंडिया में जहाँ पर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, तो वो लोग इस $1 की फ़ीस को पे नहीं कर पा रहे थे और कई लोग एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर किसी ऐप को फ्री बनाना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स गेन करना। सो इन्होंने सोचा कि अगर हमें और यूज़र्स में एक्सपांड करना है और अगर हम चाहते हैं कि और लोग हमारी ऐप को यूज़ करें, तो हमें हमारी ऐप को फ्री बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिज़नेस मॉडल यहाँ पे लगाया जाए और कितने पैसे कमाया जाए। इस टाइम पे बात चल रही थी कि व्हाट्सएप बिजनेसेस के साथ टाइप करेगा और वहाँ से कोई रेवेन्यू का सोर्स ढूंढने की कोशिश करेगा। इस समय पे मार्क जुकरबर्ग के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि व्हाट्सएप पर $19 बिलियन आपने खर्च किए हैं, तो आपको किसी तरीके से तो वहाँ से पैसे कमाने पड़ेंगे ना, किसी तरीके से तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे लिए इसे खरीदना कुछ तो प्रॉफिटेबल रहा है। हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा और व्हाट्सएप से और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। मार्क ने उल्टा प्रेशर बनाया व्हाट्सएप के फाउंडर्स के ऊपर और व्हाट्सएप के फाउंडर्स तंग आकर फाइनली 2017 में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि अब हमसे नहीं होता। और ब्रायन एक्टर ने सितंबर 2017 में अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया और इसके कुछ ही महीने बाद जैन कॉम ने भी रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और व्हाट्सएप को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि फेसबुक की जो राय है व्हाट्सएप के डेटा के ऊपर और जिस तरह का बिजनेस मॉडल फेसबुक थोपना चाहता है व्हाट्सएप के ऊपर, ये उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये इसे किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं कर सकते और इसलिए ये अब व्हाट्सएप छोड़कर जा रहे हैं। और 2018 के बाद आप कह सकते हो कि मार्क जुकरबर्ग ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया व्हाट्सएप कंपनी के ऊपर। ब्रायन एक्टन आगे चलकर एक नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन शुरुआत करते हैं, जिसकी वजह से हमें मिल पाती है ये नई मैसेजिंग एप्लीकेशन सिग्नल। और आप जानते ही होंगे इस ऐप को बहुत से लोग इसको व्हाट्सएप से भी कंपेयर करते हैं और मानते हैं कि सिग्नल कई मायनों में बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। ये आपकी डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल फ्री ऐप है व्हाट्सएप की तरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये एक नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है। इस बार ब्रायन ने सोचा कि छोड़ो ये बिजनेस का मॉडल, जब भी हम पैसे के पीछे भागते हैं वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है हमें कंपनी के प्रिंसिपल्स पर। इसलिए ये सिग्नल ऐप एक नॉन प्रॉफिटेबल ऐप रहेगी। हमें पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके थ्रू। हम लोगों को उसकी डेटा प्राइवेसी देंगे और एक फ्री मैसेजिंग ऐप देंगे जिसका वो अच्छे से यूज़ कर सके। थैंकफुली हमें आज एक ऐसी ऐप मिल पाई। वापस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप का आगे जाके आखिर हुआ क्या निकाला बिजनेस मॉडल मार्क जुकरबर्ग ने। 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च करी। इस ऐप में अब बिजनेसेस अपनी खुद की एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं वो अपनी वेबसाइट को और फेसबुक पेज को लिंक कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप से। यहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक एस्टैब्लिश कर दिया अपने फेसबुक पेजेस का और व्हाट्सएप का। इस वजह से जो लोग इन बिज़नेस प्रोफाइल्स पे जाते हैं
वो अब इसके थ्रू फेसबुक पर जा सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक को प्रमोट करने का इन्होंने एक ऑलरेडी अच्छा ऑप्शन बना दिया था। जो भी नए यूज़र्स बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे वो डायरेक्टली फेसबुक पेज पे जा सकते थे सिर्फ एक क्लिक के साथ। अब हालांकि व्हाट्सएप बिजनेस कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है, लेकिन इनका जो बिजनेस API है उससे पैसा अर्न करता है व्हाट्सएप। API का मीनिंग है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशंस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है या कोई फंक्शन या टास्क परफॉर्म कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप उबर से कोई टैक्सी बुक करवाते हो तब आपने देखा होगा कि उबर पर ऊपर की साइड जो मैप दिख रहा होता है वहाँ पर गूगल का वाटरमार्क होता है। सो बेसिकली गूगल मैप्स अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उबर को, ताकि उबर अपनी ऐप के ऊपर एक मैप दिखा सके। ऐसा तो है नहीं कि गूगल ने उबर को बनाया है यहाँ पर, बल्कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि गूगल मैप्स अपना API प्रोवाइड कर रहा है उबर को। सिमिलरली व्हाट्सएप अपना API बेचने लगा है बिजनेसेस को। अगर बिजनेसेस चाहते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स उन्हें व्हाट्सएप पे मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर पाए उनकी हर एक क्वेरी को। ये सब तो वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो व्हाट्सएप के API का यूज़ करेंगे तो उनको शिपिंग, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर और टिकट्स भी बेच सकते हैं अपने कस्टमर्स को। पैसे कमाने का मॉडल ये है कि बिजनेसेस अगर 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देते हैं तो वो मैसेज भेजना उन्हें फ्री होता है, लेकिन अगर 24 घंटे के बाद अगर उन्हें कोई रिप्लाई करना है तो उसके लिए एक छोटी सी फ़ीस पे करनी पड़ती थी। और ये फ़ीस अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग अमाउंट में होती है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इंडिया के लिए ये अमाउंट 0.0038 यूरोज़ है पहले 250K मैसेजेस के लिए, जो बेसिकली अराउंड 30 पैसे होता है। अब हमें एक क्वेश्चन होता है कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो ये सब सर्विस को यूज़ करता है। इसका जवाब है ऐसी कंपनीज़ जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के साथ डील करती है, जैसे कि एयरलाइन टिकट्स हो गई या ट्रैवल टिकट्स हो गई या मूवी टिकट्स हो गई या फिर कोई बड़े बैंक्स हो गए। ये सब एक्चुअल में व्हाट्सएप API का यूज़ करने वाली बड़ी कंपनीज़ हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, Booking.com, ऊबर, मेक माई ट्रिप। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन बड़ी कंपनीज़ के। ये सब के बाद भी फेसबुक यहाँ पर रुका नहीं और वो और भी तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे और ज़्यादा पैसे कमाया जाए व्हाट्सएप से। इसीलिए अब इन्होंने एक पेमेंट्स का ऑप्शन भी डाल दिया है और ये इंडियन यूज़र्स के लिए अभी स्टार्ट किया गया है कि B2B पेमेंट्स कर दे। ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी एक सर्विस लॉन्च करी जा रही है जहाँ से ये लोग पैसा कमा सके। हालांकि आम लोगों के लिए व्हाट्सएप पे को इस्तेमाल करना फ्री रहेगा, लेकिन जो बिजनेसेस होंगे उन्हें फ्लैट 3.999 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी हर ट्रांजैक्शन पे। नवंबर 2020 में व्हाट्सएप पे को इंडिया में लॉन्च किया गया था और एक्सपेक्ट किया गया था कि ये फ़ीचर बहुत बड़ा पॉपुलर बनेगा, लेकिन थैंकफुली हमारे कंट्री में UPI एग्जिस्ट करता है जो बिजनेसेस से इतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करता। इसी रीज़न से व्हाट्सएप पे सिर्फ 0.02% तक ही पहुंच पाया है UPI के वॉल्यूम्स तक। आज तक की टोटल सिर्फ 2.6 मिलियन ट्रांजैक्शन ही करी गई है फेसबुक पे जिसकी वर्थ है 104 CR रुपीज़। इसके अलावा फेसबुक सोच रहा है कि एड्स भी ले आते हैं व्हाट्सएप पे ताकि हम और भी पैसे कमा सकेंगे। प्लान किया जा रहा है कि व्हाट्सएप में जो स्टेटस होते हैं वहाँ पर एड्स लाई जाएंगी। अब अगर हम टोटल में बात करें कि कितना रेवेन्यू जनरेट करता है फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू, इसके लिए हमारे पास अभी डिटेल्ड इन्फो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डेटा पब्लिकली कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक कंपनी का एक हिस्सा है, तो इसीलिए फेसबुक व्हाट्सएप का एक अलग से रेवेन्यू का कोई डेटा नहीं दिखाता है। 2017 में फॉर्ब्स के द्वारा एक एस्टिमेट ज़रूर किया गया था। जब व्हाट्सएप के 1.3 बिलियन यूज़र्स थे तब इन्होंने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू पर व्हाट्सएप पर यूज़र्स $4 से लेकर $12 तक अर्न करता है। व्हाट्सएप की जो इंडियन डिवीज़न है उन्होंने टोटल 6.84 CR का रेवेन्यू कमाया साल 2019 में और प्रॉफिट इनका बताया गया सिर्फ 57 लाख रुपीज़। 3.43 CR इन्होंने खर्च किए थे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे। 1.3 CR बिज़नेस को प्रमोट करने में, लीगल फ़ीस में और प्रोफेशनल फ़ीस में।
फाइनेंशियल ईयर 2018 में एक्चुअल में व्हाट्सएप को 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था और एज़ पर रिसर्च इन इंडिया व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का यूज़ 10 लाख से भी ज़्यादा बिजनेसेस यूज़ करते हैं और दुनिया भर में 50 लाख से भी ज़्यादा बिजनेसेस इस ऐप का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे और ज़्यादा बिजनेसेस व्हाट्सएप ऐप का यूज़ करने लगे हैं अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, सो इस वजह से यहाँ पर व्हाट्सएप कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट निकल कर आता है जहाँ पर कई ऐसे बिजनेसेस उभर कर आए हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे हैं। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने 5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी रिलायंस जियो में। इस डील के बाद जियो मार्ट जो रिलायंस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो बेसिकली देखा जाए तो व्हाट्सएप को अब यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिस पर चीज़ें बेची और ख़रीदी जाएंगी, जिस पर पेमेंट्स भी करी जाएंगी और पर आपको एड्स भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग का क्या प्लान है व्हाट्सएप के डेटा को लेकर? इसके बारे में तो ज़्यादा किसी को मालूम ही नहीं है, पर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी हाल ही में। लोग सवाल उठाने लगे थे कि किस तरह से आने वाले टाइम में व्हाट्सएप के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। कई लोग आरोप लगाते हैं कि फेसबुक डेफिनेटली उस डेटा का इस्तेमाल करेगा और पैसे कमाने के लिए। ये तो टाइम ही बताएगा। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।